जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। इससे पहले हमने पंचायत राज के कुछ वीडियो देखे थे। उसमें हमने लास्ट वीडियो किया था जिला जनपद पंचायत की स्थायी समिति। आज हम देखने वाले हैं कि उस पहले वीडियो में हमने देखा है कि 5 समितियां होती थी। अब वो समिति की शक्ति क्या है, कार्य क्या है, किस प्रकार वो शक्तियाँ कार्य करेंगी समितियाँ, वो सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो पंचायती राज के सारे वीडियो हमारे प्लेलिस्ट, इस चैनल के प्लेलिस्ट वीडियो में डाल दिए गए हैं लाइन से नाम के साथ। उसमें क्लास 1 क्लास 2 ऐसा करके लिखा है, तो आप उसका अवलोकन कर लें। हमें आपको बता देना चाहते हैं कि लगभग हमने 60% कोर्स हमारा पंचायती राज का कंप्लीट हो चुका है। अभी तक हमने जितना पढ़ा है वहाँ से 60% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आएंगे कि किस तरह उसको दंड दिया जाता है। दंड का मतलब रहता है कि अर्थदंड किस प्रकार पंचायत के पदाधिकारियों पर लगता है और उनके क्या क्या कार्य होते हैं। ये आपका इस सेशन से आएगा। अगला चैप्टर होगा, अगला भाग होगा पंचायती राज का नियम वाला भाग है। नियम मतलब निर्वाचन नियम, कि किस प्रकार पंचायत राज में चुनाव होता है। तो वो वीडियो भी, उस पार्ट को भी हम बहुत प्रॉपरली डीप में देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांव से रहते हैं। उनको चुनाव संबंधित जब समय आता है पंचायती राज में पंच, सरपंच, अध्यक्ष या फिर सदस्यों का चुनाव के लिए, उस समय वो लोग नहीं जान पाते। तो ये आपके लिए या तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके लिए बहुत अच्छा है वीडियो। साथ ही आपके जनरल नॉलेज के लिए, यदि आप गांव में रहते हैं, पंचायती राज के अंतर्गत आते हैं, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किस प्रकार चुनाव कराया जाता है और कैसा कैसा उसके नियम कानून होते हैं। तो उस पार्ट को हम भी बहुत अच्छे डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है स्थायी समिति की शक्तियाँ। जो स्थायी समितियाँ बनती हैं उसकी शक्तियाँ क्या होती है। मैंने आपको पहले ही बता दी है कि स्थायी समिति क्या होती है। आप मोटा मोटा ये मान लीजिए कि जिस प्रकार हमारे देश में एक पीएम होता है और उस पीएम के अंतर्गत बहुत सारे मंत्रालय आते हैं, उसी प्रकार किसी भी पंचायत में, चाहे जिला पंचायत हो या जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत, उसमें कोई हेड रहता है आपका पंचायत ऑफिस। उसके बाद उस पंचायत में अलग अलग विषय, अलग अलग कार्य के लिए समितियां बना दी जाती है। और उसमें के मेंबर कौन होते हैं, तो जो चुन के आए रहते हैं या फिर वहाँ के जो सदस्य रहते हैं पदेन, वो लोग उस स्थायी समिति के सदस्य होते हैं। ये हमने पहले ही वीडियो में कवर कर लिया है। अब देखते हैं उनका कार्य क्या रहता है। तो पंचायतों की दस्तावेज अवलोकन, है ना। स्थायी समिति है जैसे सामान्य प्रशासन, कृषि, शिक्षा, कृषि, वन, इस प्रकार की जो समितियां रहती हैं उनका कार्य होता है पंचायतों की जो दस्तावेज है उनकी अवलोकन करना। ऐसा क्वेश्चन में आता है कि कौन सा कार्य पंचायतें की स्थायी समितियों का है। इस प्रकार आपको याद होना चाहिए। तो बजट अनुसार व्यय करने की शक्ति आपकी समिति को रहती है। जिस प्रकार आपके पंचायत को बजट मिलता है उसके हिसाब से व्यय करने की शक्ति आपकी पंचायत को होती है। अगला है पंचायत के एक शीर्ष के मद को अन्य में विनियोजित करना। तो इसका क्या कहते हैं, इसको हम देखते हैं अभी। पंचायत के एक शीर्ष के मद को अन्य में विनियोजित करने का मतलब है, जैसे मान लेते हैं आपके जो पंचायत में कुछ पैसा आया था नाली निर्माण के लिए, यदि समिति चाहे तो उसको अनुमोदन करा के किसी और कार्य में आवश्यकता अनुसार खर्च कर सकती है। यही इसका मतलब होता है। ठीक है। संभाव्य रकम का प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में प्राक्कलन करना। ये प्राक्कलन कहने का मतलब है कि जितनी रकम व्यय हो सकती है या रकम जो है, जो प्रत्येक वर्ष व्यय किया जा सकता है ना, उसका एक प्राक्कलन बनाएगा दिसंबर माह में। ठीक है। तो ये होती है आपकी स्थायी समिति की शक्तियाँ। यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत कम पूछा जाएगा, लेकिन आजकल व्यापम का कोई भरोसा नहीं है कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए हमको किसी भी पार्ट को छोड़ना नहीं है। ये देखिए, एक होती है शक्ति, दूसरा होता है कृत्य। ये दोनों में आपको अंतर होना चाहिए। शक्ति का मतलब है आपके पास पावर है,
ठीक है। और कृत्य का मतलब है कि उसको आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, उस कार्य को आपको करना ही पड़ेगा। तो ये पहला होता है आपकी समिति को दिए गए कार्यों को करना। आप जैसी समिति बनता है तो उसको कुछ कार्य आवंटन किया जाता है। जैसे यदि आपके पास कृषि समिति के यदि कोई व्यक्ति कृषि समिति का सदस्य है तो उनका काम होगा कि कृषि संबंधी जितनी भी गांव में समस्याएं हैं उनको ठीक करना। अब कृषि में क्या क्या आता है तो पशुपालन आएगा, मत्स्य है, कुक्कुट है। इस प्रकार ये कृषि से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, है ना, सिंचाई संबंधी जो समस्याएं आपके गांव में विद्यमान है उसको दूर करना, उससे कैसे पाया जा सकता है निजात, इन सब का कार्य करना ये उनका कार्य है। तो उनको दिया जाता है। उनकी रिपोर्ट तैयार करना, जो विभाग आपको मिला है ना, उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है कि इस वर्ष कितना समस्या था, क्या समस्या था, उसको कैसे किए निदान, कितना बैठक रखे, क्या रखे, इन सब के बारे में रिपोर्ट करना उस समिति का कार्य है, चाहे कोई भी समिति हो, ठीक है। अब किए गए व्यय का समुचित लेखा, जैसे यदि आप कृषि समिति से हैं और कृषि कार्य के लिए कुछ शासन के द्वारा पैसा दिया गया है और आपके ही द्वारा, मतलब उस समिति के सदस्य के ही द्वारा उसको व्यय किया गया है, तो उसका समुचित लेखा रखना भी उसका कार्य है। पदावधि का मतलब क्या होता है कि समिति के जो रहेंगे सदस्य, ठीक है, वो कितने समय के लिए समिति के सदस्य रहेंगे। तो इनका मतलब ये है कि जब तक कोई व्यक्ति उस पंचायत का पदाधिकारी है तब तक वो उस समिति का सदस्य रह सकता है। चलिए अब इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। ये आपकी ग्राम पंचायत है, ये आपके पंच है ना। तो मैंने पहले बताया था कि इन्हीं पंचों को मिलाकर समितियां बनाई जाती है। तो यदि ये पंच यहाँ समिति के रूप में कार्य कर रहा है तो जब तक ये अपने मूल पद मतलब पंच के पद में कार्यरत है तब तक वो इस समिति का सदस्य रह सकता है। ये इसकी कार्यावधि है। अगर वो चाहे तो इस्तीफा दे सकता है इस समिति से, लेकिन यदि सामान्य स्थिति में देखा जाए तो जब तक वो पंच है, यदि वो पंच नहीं रहता है, किसी कारणवश अपने पंच पद से त्याग पत्र दे देता है या उसको किसी कारणवश सरकार निलंबित कर देती है या उसको पद से हटा देती है, उस केस में वो समिति का सदस्य नहीं रहेगा, ठीक है। ये हो गए। और अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के कार्यकाल के बराबर, अध्यक्ष मतलब सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। कोई भी समिति का सदस्य जब तक वो एज अ सदस्य के रूप में है, अध्यक्ष के रूप में है, उपाध्यक्ष के रूप में है। अब इसको ऐसा क्यों लिखा है ये बताइए। क्योंकि जिला जनपद में तो जो चुन कर जाया जाता है अध्यक्ष का मूल पद, जैसे कोई जिला या जनपद में जो अध्यक्ष है तो उसका मूल पद तो सदस्य है, लेकिन हमने यहाँ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्यों लिखा है, इस बात को मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, मैंने बताया है कि जिला जनपद समिति की एक सामान्य प्रशासन समिति होती है, दूसरी होती है शिक्षा समिति। तो इस सामान्य प्रशासन समिति में, है ना, इसका सभापति कौन होगा तो अध्यक्ष होगा, और शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होगा, सभापति कौन होगा तो वो उपाध्यक्ष होगा। तो यही कहा गया है। यदि बात की बात समिति का जो वर्तमान में अध्यक्ष है उसको अगर अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से वापस बुला लिया जाता है, उसका पद खत्म कर दिया जाता है, तो वो मात्र एक सदस्य के रूप में उस पंचायत में पद धारण करेगा। लेकिन वो अब वर्तमान में अध्यक्ष नहीं है तो वो सामान्य प्रशासन का सभापति नहीं कहलाया जाएगा। ये क्वेश्चन आपको अगर चाहे तो घुमा कर कोर्ट में पूछ सकता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ डाउट हो रहा होगा, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। पहले तो 0 लेवल से बता रहा हूँ। ये देखिए, ये आपका जनपद पंचायत है। तो जनपद पंचायत में सीधे जनता के द्वारा कौन चुना जाता है, तो पहले आप चुना जाता है आपका सदस्य। ये सदस्य चुनकर आ गया। अब इसी सदस्य में से किसी एक को हम बनाते हैं अध्यक्ष और एक को बना देते हैं उपाध्यक्ष, ठीक है। ये हो गया। इनका मूल पद जो है सदस्य ही है, चाहे वो जिला का हो या जनपद का हो। अब स्थायी समिति इसके बाद बनेंगी। तो जैसे कोई स्थायी समिति है, कृषि स्थायी समिति है ना, हम कृषि की बात मान कर चलते हैं। एक
कृषि स्थायी समिति है, कृषि स्थायी समिति है, तो इसके सदस्य कौन होंगे? इसके सदस्य यहाँ से कुछ जो रहेंगे सदस्य, वो इस कृषि समिति के सदस्य रहेंगे। अब बात करते हैं पदावधि। तो ये कृषि समिति के सदस्य जब तक अपने मूल पद एज अ सदस्य के रूप में रहेंगे, या इसी का उपाध्यक्ष या सभापति, इसी का सभापति है ना, यदि जब तक उस सदस्य के रूप में उस जनपद पंचायत या जिला पंचायत में पद धारण करता है, तब तक वह इस समिति का सदस्य रह सकता है। ठीक है। अब अगली बात करते हैं हम इस अध्यक्ष के बारे में। सामान्य प्रशासन का जो समिति है, तो इस सामान्य प्रशासन में कुछ सदस्य रहेंगे और सभापति रहेंगे। इसका सभापति कौन होगा? तो इसका सभापति होता है अध्यक्ष, जबकि जिला पंचायत या जनपद पंचायत का जो अध्यक्ष है वो सभापति रहता है। तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि यदि इन्हें वापस बुला लिया जाता है या इन्हें अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से इनका पद खत्म कर दिया जाता है, तो ये मात्र सदस्य के रूप में रहेंगे। तो जैसे ही ये बनेंगे सदस्य, तो यहाँ से भी इनकी पद खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो नया अध्यक्ष बनेगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है। उसी प्रकार होता है आपका शिक्षा समिति, यहाँ रहता है आपका उपाध्यक्ष। यदि उनको भी अविश्वास प्रस्ताव लगा के वापस बुला लिया जाए कि भाई तुमसे काम ना हो पा रहा है, तुम आ जाओ, तो ये भी अपना शिक्षा समिति से वो सभापति का पद त्याग देंगे। ठीक है। और बाकी जो शेष समितियाँ रहती है उसमें तो खुद से जो जाए रहते हैं सदस्य, उनका चुना जाता है, तो वो जो पहले जो मैं बताया हूँ सदस्य, उसके हिसाब से उनका पद खाली होगा। अगला देखते हैं सम्मेलन क्या होता है। सम्मेलन, सभापति जितनी बार चाहे सम्मेलन बुला सकता है, लेकिन कम से कम माह में एक बार बुलाना अनिवार्य है। सभापति जितनी बार चाहे माह में कम से कम माह में बुला सकता है, जितनी बार चाहे उतना बुला सकता है, लेकिन मिनिमम उसको माह में एक बार बुलाना अनिवार्य है। या फिर 3 सदस्यों के लिखित आवेदन पर, है ना, 3 सदस्यों के लिखित आवेदन पर भी वो 10 दिन के भीतर सम्मेलन बुलाएगा। यदि सभापति लिखित आवेदन करने के 10 दिन बाद भी सम्मेलन बुलाने में असमर्थ रहता है या नहीं बुलाता है, तो जो लोग आवेदन किए रहते हैं वही लोग, है ना, जो लोग आवेदन किए रहते हैं वही लोग समिति की बैठक बुला सकेंगे। ठीक है। अब सूचना कब होगा? जिस दिन बैठक होगा उसके 5 दिन पहले सूचना देना होता है। ठीक है। जिस दिन बैठक रहता है उससे जस्ट 5 दिन पहले सूचना देना रहता है। नेक्स्ट देखते हैं गणपूर्ति मतलब कोरम। किसी भी समिति को बोलते हैं कोरम। किसी भी समिति में सभापति सहित आधे लोग यदि आ जाए तो हम कोरम पूर्ण मानेंगे। ठीक है। और इसके बाद वही नियम लागू होता है कि जैसे अगर कोरम पूर्ति नहीं होता तो क्या होता है, जैसे हमने सभी में पढ़ा है उसी प्रकार इसमें भी है, इसमें कोई अलग नहीं है। गणपूर्ति नहीं होने पर आपकी सभा को मतलब उस सभा को स्थगित कर दिया जाएगा और अध्यक्षता और उसको स्थगित कर दिया जाएगा और साथ में एक नया तारीख समय लाया जाएगा। ठीक है, एक तारीख समय लाया जाएगा। यदि उसके बाद भी यदि गणपूर्ति नहीं होती है तो वो सभा स्थगित नहीं होगी, लेकिन उसमें कोई नया विषय नहीं लाया जाएगा। ठीक है। अब इस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? तो सभापति। और यदि उस दिन सभापति अनुपस्थित है, नहीं आ पाता है, तो उन्हीं में से किसी एक को चुन लिया जाएगा एज अध्यक्ष। ठीक है। सम्मेलन में सामान्य जनता का प्रवेश वर्जित रहता है, वहाँ सामान्य जनता नहीं जा सकती। समिति का सचिव कौन होता है? तो सामान्य प्रशासन में CEO होता है। ठीक है। सामान्य प्रशासन समिति के लिए CEO रहता है तथा शेष बाकी के लिए CO द्वारा नामांकित कोई अधिकारी। देखिए, हमने ग्राम पंचायत के क्षेत्र में कुछ अलग ही पढ़ा है और यहाँ कुछ अंतर है। ठीक है। हमने ग्राम पंचायत में पढ़ा था कि सामान्य प्रशासन और शिक्षा के लिए अब वहाँ के जो ग्राम पंचायत के रहते हैं सचिव, वो उस समिति का सदस्य रहता है। बाकी जो 3 समिति रहती है वहाँ कोई सरकारी कर्मचारी को रखा जाता है। जैसे अगर कोई शिक्षा समिति है तो वहाँ के शिक्षक, कृषि समिति है तो उससे संबंधित जो अधिकारी रहेंगे, या फिर शिक्षा है तो वहाँ के आंगनबाड़ी, उस ग्राम पंचायत से संबंधित जो आंगनबाड़ी है वहाँ की जो कार्यकर्ता है वो रहता है सचिव।
राजस्व समिति ऐसा कुछ रहता है, उसमें आपका पटवारी जो है, पटवारी वो भी सचिव होता है। लेकिन जिला जनपद के केस में ऐसा नहीं है, जिला जनपद के केस में ऐसा नहीं है। केवल जो सीईओ होगा, जिसको हम बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हिंदी में बोलते हैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वो केवल सामान्य प्रशासन का समिति का सदस्य सचिव होगा। शेष जो 4 बच जाते हैं समिति है ना, उसके लिए सीईओ किसी अधिकारी जो उसी जनपद या जिले का हो, उसको नामांकित करेगा कि आप इस समिति की सचिव का कार्य का दायित्व निभाएंगे। ठीक है। अब विनिश्चय मतलब होता है किसी भी चीज़ के लिए फिक्स होना। अब विनिश्चय का मतलब है बहुमत से। ठीक है, विनिश्चय का मतलब होता है बहुमत से। किसी भी नियम जैसे कोई भी अनुमोदन किया गया, कि जैसे कोई शिक्षा समिति है ना, अभी यहाँ एक अनुमोदन लाती है कि हमें शिक्षा के लिए एक स्कूल में जन भागीदारी शिक्षक रखनी है ना, जन भागीदारी शिक्षक रखनी है। तो इस समिति में अब इस प्रस्ताव को कैसे माना जाएगा, तो ये पहले तो अब बहुमत से माना जाएगा। जितने लोग रहेंगे वो बहुमत देंगे। यदि कुछ लोग बोलते हैं लाना है तो प्लस, नहीं लाना है तो ऐसा। यदि ये माइनस और इंटू मतलब जो लाना चाहते और नहीं लाना चाहते उन दोनों की संख्या बराबर हो जाती है, तो लास्ट में सभापति अपना निर्णायक मत देकर उस समस्या का समाधान करता है। कार्यवाही कौन लिखेगा, तो संबंधित जो समिति होगा उसका जो रहेगा सचिव, वो कार्यवाही लिखेगा और वो हिंदी में लिखेगा। ठीक है। उसके बाद इस प्रकार जैसे ये मामला निपट गया, ठीक है, ये अंतिम रूप से निपट गया कि जनभागीदारी शिक्षक लाना है या नहीं लाना है। उसी प्रकार अंतिम निपटाए गए मामले 6 माह तक नहीं लाया जाता, ये हमने पहले भी देखा है। और यदि उसको लाना है तो 3/4 के आवेदन पर, उस समिति के 3/4 सदस्यों के आवेदन पर या कलेक्टर के कहे जाने पर उसको पुनः विचार के लिए लाया जा सकता है 6 महीना पहले भी। अब देखते हैं त्याग पत्र क्या होता है। त्याग पत्र देख लीजिए। स्थायी समिति का सदस्य सभापति, देखिए स्थायी समिति का जो सदस्य है सभापति अपना त्याग पत्र अध्यक्ष जिला जनपद पंचायत को देगा। ठीक है, स्थायी समिति का सदस्य या सभापति अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देगा जिला जनपद के। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, सामान्य प्रशासन और शिक्षा समिति को छोड़कर। ठीक है, सामान्य प्रशासन, क्योंकि सामान्य प्रशासन का सभापति तो स्वयं अध्यक्ष होता है और शिक्षा समिति का तो सभापति स्वयं उपाध्यक्ष होता है, आपके मतलब उस जिले या जनपद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इसलिए यहाँ लिखा गया है कि बाकी जो शेष समितियाँ रहती है उनके सदस्य और सभापति अपना त्यागपत्र जिला जनपद के अध्यक्ष को सौंपेगा। और जिला जनपद के सामान्य प्रशासन और शिक्षा समिति का जो सभापति होता है वे सीधे वे लोग त्यागपत्र नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि वो पदेन होता है। देखिए, यदि क्वेश्चन आपको ऐसा घुमा के पूछता है कि वो लोग किन को देंगे, तो वो लोग किसी को नहीं दे सकते, है ना। उनको जब तक वो पद में रहेंगे उसका दायित्व का निर्वहन उनको करना ही होगा। उनकी एक समस्या कि मान लीजिए कि वो उनके लिए एक बाध्यता है, अनिवार्य है, क्योंकि सामान्य प्रशासन का सभापति जिला पंचायत के जो अध्यक्ष रहते हैं या जनपद पंचायत के अध्यक्ष रहते हैं वही सामान्य प्रशासन का सभापति बन सकता है। इसलिए वे अपने पद से त्यागपत्र नहीं दे सकते। सामान्य प्रशासन के सभापति के पद से वो त्यागपत्र नहीं दे सकते। उसी प्रकार शिक्षा समिति का जो सभापति होता है उपाध्यक्ष, वो भी अपने शिक्षा समिति के सभापति के पद से त्यागपत्र नहीं दे सकता। आज तक के लिए इतना ही करते हैं। कल हम देखेंगे पंचायतों के कृत्य। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।